आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम काम करेंगे वीकली करंट अफेयर्स सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर का। और ये जो होने वाला है ये कंपाइलेशन होने वाला है 9 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक। तो जो भी पढ़ेंगे मैंने पढ़ेंगे पहले से पढ़ते हैं। तो पहला न्यूज़ आ रहा है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का जो है 3 साल हो चुके हैं फॉर कम्प्लीटेशन। इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर 2021 में लॉन्च किया था और अब 27 सितंबर 2024 तक जो है 3 साल पूरे हो चुके हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी पॉइंट्स हैं हम उसको कवर करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं क्या है ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो इसको एक एग्जाम्पल से लेते हैं तो और अच्छे समझ आएगा। अब मान लीजिए कोई पर्सन जो है हॉस्पिटल ए में जाता है, अपना इलाज कराता है और हॉस्पिटल कुछ ना कुछ इलाज कराती है। ठीक है, वो मान लीजिए वो स्टेज 1 में है, हॉस्पिटल कुछ ना कुछ इलाज करती है, फिर वो स्टेज 2 में पहुंच जाता है। स्टेज 2 में पहुंचने के बाद उसको लग रहा है कि भाई मैंने स्टेज 1 में तो ठीक नहीं हुआ, मैं ए हॉस्पिटल या बी हॉस्पिटल में जाता हूँ। तो वो चला गया बी हॉस्पिटल में एक ही जगह पे। तो अब जब बी में चला गया तो अब बी हॉस्पिटल वाले पूछ रहे हैं जो पर्सन है इसको कि आपका क्या क्या इलाज हुआ था वो बता दीजिए, या क्या क्या आपको दवाई दी गई थी वो बता दीजिए। तो जो पर्सन है वो फिर ए हॉस्पिटल में जाता है, फिर वो अपील करता है, डॉक्यूमेंट्स लेके आता है, फिर बी हॉस्पिटल को देता है। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, और इवन अगर कहीं दूर इलाज हो रहा हो तो वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यही चीज़ को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जिसके अंतर्गत जो भी रिकॉर्ड है, जो भी हेल्थ रिकॉर्ड है, उसको डिजिटल फॉर्म में रखा जाए। जो भी जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल ए है, इसने कुछ भी इलाज किया तो उसका एक रिकॉर्ड रहेगा, हेल्थ रिकॉर्ड रहेगा, जो कि एक्सेसिबल होगा हॉस्पिटल बी को भी। तो बी जो है हॉस्पिटल बी जो है स्टेज 2 कंटिन्यू कर सकता है जो भी इलाज है ए को देख के। ठीक है, हॉस्पिटल ने जो भी इलाज किया उसको देखते हुए जो है हॉस्पिटल बी उसको उसका इलाज कर सकता है उस पर्सन का। तो यही है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ये रिकॉर्ड के लिए जैसे कि बैंक में आपका अकाउंट होगा तो आपका अकाउंट का एक इंडिविजुअल नंबर होता है। ठीक है, सेविंग अकाउंट हो गया तो आपको एक यूनिक नंबर मिलता है, अकाउंट नंबर। वैसे जो ये रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए एक यूनिक आईडी है जिसको बोला गया है आभा आईडी, जो कि 14 डिजिट है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत स्टोर और मैनेज होता है जो भी पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं। तो ये आभा आईडी जो है इसके अंतर्गत रहता है। तो ये आभा आईडी या आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को जो इम्प्लीमेंट करने का काम होता है वो रहता है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का। अब नेशनल हेल्थ अथॉरिटी होगी या आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हो गया, ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आ सकता है? तो जैसे हेल्थ के ऊपर बात चले तो इसके जो मिनिस्ट्री को भी हेल्थ की होगी, तो इसकी मिनिस्ट्री मिलेगी आपको, वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिलने वाली है। तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती मिनिस्ट्री, आपको ऐसे ही पता लग जाता है। ठीक है, हेल्थ है तो हेल्थ मिनिस्टर होगा, कोई भी नहीं पता लग पाता, लेकिन ज़्यादा में आपको पता लग जाता है। अब हम बात करते हैं इस की इनिशिएटिव्स बहुत सारे हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत, बट हम इधर कवर करें की इनिशिएटिव्स जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पहला जो इनिशिएटिव्स है वो देखते हैं। तो पहला इनिशिएटिव आ रहा है स्कैन एंड शेयर। स्कैन एंड शेयर क्या है वो देखते हैं। देखिए जैसे नाम से पता लग रहा है कोई चीज़ को स्कैन करने की बात चल रही है और फिर हम इसको शेयर कर पाएंगे। क्या शेयर कर पाएंगे? डेटा शेयर कर पाएंगे। कौन सा डेटा? डेमोग्राफिक डेटा। डेमोग्राफिक डेटा में क्या क्या आता है? जैसे कि आपका नाम हो गया, आप कहाँ पे रहते हो, आपका लोकेशन हो गया, फिर आपका फोटोग्राफ हो गया। ठीक है, तो ये सारे हो गए डेमोग्राफिक डेटा। तो आपका जो भी डेमोग्राफिक डेटा है आप ऑलरेडी अपलोड करके रखोगे जो ऐप है इधर, और उसके बाद जब हॉस्पिटल में जा रहे होगे तो आपको एक QR कोड मिलेगा। आप उस QR कोड को स्कैन करोगे और उस QR कोड को स्कैन करने के बाद आपको लाइन लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो है रिड्यूस कर देगा क्यू। अब लाइन लगने की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी? बिकॉज आपका जो डेटा है ऑलरेडी हॉस्पिटल के पास रहेगा इन डिजिटल फॉर्म। आपका नाम हो गया, फोटोग्राफ हो गया, लोकेशन हो गया, या दूसरी जो भी डेमोग्राफिक डेटा हो रहती है वो ऑलरेडी हॉस्पिटल के पास रहेगा, जिसकी से आपको लाइन लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये मोस्टली हेल्प करेगा जो भी सीनियर सिटीजन है हमारे इंडिया में उनको, और जो भी वुमेंस होती है जैसे प्रेगनेंट वुमेंट होगी तो उनको हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। तो उसी के लिए इसको लॉन्च किया गया था, स्कैन एंड शेयर। ठीक है, तो अब तक अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो अब तक कुछ 5 करोड़ से ज़्यादा OPD टोकन दिए गए हैं। और अगर बात करें कि टॉप परफॉर्मर्स कौन है इन टर्म्स ऑफ स्कैन एंड शेयर OPD रजिस्ट्रेशन में, तो आपको मिलेगा एम्स दिल्ली और एम्स भोपाल। तो आपको ये 2 एम्स याद रखने हैं, एम्स दिल्ली और एम्स भोपाल जो है ये टॉप परफॉर्मर है इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग स्कैन एंड शेयर OPD रजिस्ट्रेशन। ये हमने इनिशिएटिव की बात कर ली। दूसरी इनिशिएटिव की बात करते हैं, ये है डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम। जैसे कि मैंने बताया कि आपको हॉस्पिटल ए को जो है डेटा रखना पड़ेगा ना, हॉस्पिटल ए को जो है जो भी हेल्थ रिकॉर्ड है वो एंटर करनी पड़ेगी। तो वो एंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला हम आपको कुछ ना कुछ पैसे देंगे। तो ये पैसे पहले कितने थे? पहले 12 रुपये था पर पेशेंट, अब इसको बढ़ा के 20 रुपये कर दिया। ये अभी का करंट का न्यूज़ है। ठीक है, कुछ ज़्यादा पुराना नहीं है, जुलाई का न्यूज़ आई थिंक। ठीक है, जुलाई या जून का न्यूज़ है, एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन उधर का न्यूज़ है कि 20 रुपये कर दिया गया। तो जो हॉस्पिटल है अगर वो कोई पेशेंट का अगर रजिस्ट्री करता है, ठीक है, और जो भी डेटा है वो अगर फिल करता है तो उसको 20 रुपये करके मिलेंगे पर पेशेंट, ऐसा कुछ कहना गवर्नमेंट। तो इसको जो है इंट्रोड्यूस किया था जनवरी 2023 में, और ये खत्म होने वाला था जून 2024 में, लेकिन अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है जून 30 2025 तक। आपको ये भी डेट याद रखनी है, जून 30 2025 तक इसका एक्सटेंड कर दिया गया है। और अगर जून 2024 की बात करें तो 4 करोड़ अब तक ऐसे रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। ठीक है, ये तो हमने की इनिशिएटिव बात कर ली। एक अवार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि अभी जो ये इवेंट हो रहा था, ये 3 साल जो हो रहा था, इसके बीच में जो नागालैंड का हॉस्पिटल है, नागा हॉस्पिटल अथॉरिटी कोहिमा, इसको एज अ बेस्ट परफॉर्मर हॉस्पिटल इन कोहिमा डिस्ट्रिक्ट जो डिक्लेयर किया गया।
तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो आपको उसको ध्यान देना है। इसका हॉस्पिटल का नाम याद रखना क्या है, नागा हॉस्पिटल अथॉरिटी कोहिमा। कोहिमा क्या है, कैपिटल है नागालैंड की। नागा हॉस्पिटल अथॉरिटी कोहिमा जो कि बेस्ट परफॉर्मेंस हॉस्पिटल ना कहाँ पे निकली है, कोहिमा डिस्ट्रिक्ट में निकली है, ठीक है। कोहिमा कैपिटल है नागालैंड की, और नागालैंड में जो कोहिमा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो बेस्ट हॉस्पिटल निकाला गया है वो निकाला है नागा हॉस्पिटल अथॉरिटी कोहिमा। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। नेक्स्ट एक 2 पॉइंट्स हैं नोट्स, वो आपको ध्यान देना है कि टोटल अब तक जो है आभा आईडी मैंने बताया था 14 डिजिट का होता है, तो आभा आईडी अब तक 67 करोड़ आभा आईडी बन चुका है, और जिसमें टोटल 42 करोड़ जो है हेल्थ रिकॉर्ड लिंक्ड भी है, ठीक है। तो टोटल 67 करोड़ आभा आईडी बने हैं, उसमें से मोर देन 42 करोड़ जो है हेल्थ रिकॉर्ड लिंक्ड है। तो एक पॉइंट याद रखना। इसका नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि IIT कानपुर ने जो भी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है इसके लिए AI टूल निकाला गया था, तो ये एक AI टूल जो है डेवलप किया था, तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है फॉर हेल्थ केयर। किसने किया था, IIT कानपुर में। नेक्स्ट सेंटर से बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट करंट अफेयर्स ये थोड़ा लेक्चर बोर्ड में आता है, तब भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है पर इतना ज़्यादा नहीं है। इसमें आया था कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कौन है, अश्विनी वैष्णव जी है, तो इन्होंने अटेंड किया 40 राइजिंग परेड डे। अब ये जो राइजिंग परेड डे है ये बनता है जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है ना, जो रेलवे में आपको पुलिस दिखती है, उनका ये डे है। तो ये 14 राइजिंग परेड डे जो कि नासिक में हो रहा था, और जो अश्विनी वैष्णव जी हैं इनका जो चीफ गेस्ट बुलाया गया था। तो इस इवेंट में कुछ अनाउंसमेंट किया गया है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ ये लेस इंपॉर्टेंट में आता है, लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, हम उसको कवर करते हैं। पहली चीज़ कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अनाउंस किया है कि 35 करोड़ रुपये देने के लिए बोला गया है, जो भी RPF जोनल ट्रेनिंग सेंटर है अपग्रेडेशन के लिए, ठीक है। तो इसके लिए 35 करोड़ रुपये देने के लिए बात किया गया। उसके बाद जो भी डॉग स्क्वाड रहता है उसके लिए कुछ 5.5 करोड़ देने के लिए बात किया है, और तमिलनाडु में ये डॉग स्क्वाड सेंटर है तो उधर देने की बात की गई है। ये 2 पॉइंट है इंपॉर्टेंट, बट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपको मिलेगा ये संज्ञान ऐप जो है ये रेलवे का ऐप है, जो कि एजुकेट करने के लिए लॉन्च किया गया था RPF के जो पर्सन रहते हैं इनको, कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर्स को फॉलो करना है, या जो नए लॉ है उस नए लॉ उसके पुराने लॉ जो है उसको सिखाने का काम कर रहा था ये ऐप। अगर किसी भी पर्सन को जो RPF पर्सनल है उनको अगर नहीं समझ आ रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई चोर को पकड़ लिया तो उसका क्या करना है, लॉ के हिसाब से देखना, तो वो ये ऐप यूज़ करके वो देख सकता था। तो पहले इसका हिंदी वर्जन नहीं था, तो अब इसका हिंदी वर्जन जो है लॉन्च किया गया है ड्यूरिंग दिस इवेंट, ठीक है। पहले से भी इंग्लिश वर्जन था, तो अब इसका हिंदी वर्जन भी लॉन्च कर दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कि निश्चय पोषण योजना। ये क्या है, न्यूट्रिशन सपोर्ट देने का काम करता है ये स्कीम, जो भी TB पेशेंट है उनके लिए। तो इसके लिए जो मंथली न्यूट्रिशन सपोर्ट दिया था, पहले 500 रुपये दिया था, 500 रुपये पर मंथ पर पेशेंट को, लेकिन अब इसको बढ़ा के 1000 रुपये पर मंथ पर पेशेंट कर दिया गया। और ये अनाउंसमेंट किसने किया होगा, अब देखिए आपको वापस से मिनिस्ट्री आपको देखनी नहीं, ठीक है। मिनिस्ट्री भूल जाओ किसने अनाउंस किया, मिनिस्ट्री भूल जाओ। आपको सीधे ये ध्यान देना कि इसके लिए बात की, न्यूट्रिशन की बात की गई है और TB पेशेंट की बात की गई, मतलब थोड़ा हेल्थ रिलेटेड है। तो इसकी मिनिस्ट्री भी कौन सी होगी, तो हेल्थ रिलेटेड मिनिस्ट्री होगी। कौन सी होगी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर ने ही इसको अनाउंस किया है, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट है जो कि एग्जाम के पॉइंट है, वो आपको ध्यान देना कि इस इवेंट में कुछ दूसरे इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं, जैसे कि एनर्जी डेंस न्यूट्रिशन सप्लीमेंट। तो ये दिया जाएगा एनुअली अंडर दिस योजना, और ये दिया जाएगा 3 से 6,000 रुपये तक। इसके साथ ही बोला गया है कि जो भी एनर्जी डेंस न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है इसके लिए जो गवर्नमेंट जो फंड करने वाली है वो 1040 करोड़ रुपये करने वाली है, जिसमें सेंट्रल का जो सपोर्ट रहेगा वो 60% का रहेगा, बाकी स्टेट का जो सपोर्ट रहेगा वो 40% रहेगा शेयर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 60-40 का इसमें रेशियो है फॉर EDNS। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखिए याद रखना है कि आपको कि ये जो इनिशिएटिव है, ये जो भी योजना है, ये अंतर्गत आता है प्रधानमंत्री TB मुक्त भारत अभियान, ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री TB मुक्त भारत अभियान, इसको हम जो स्कीम वाला PDF है ना, हम उसको इधर कवर करेंगे, ठीक है। अभी इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम उधर ही कवर करेंगे जो स्कीम वाला PDF है, जो मंथ के एंड में आएगा, हम उसको एक बार में कवर कर लेंगे। तो इंडिया का एम देखिए तो 2025 तक हमें TB एंड करना है, और अगर हम UN की बात करें या ग्लोबली अगर सबका टारगेट जो है वो 2030 का है, तो इंडिया जो है 5 साल पहले चल रही है। तो जिसके से हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है कि हम नए नए इनिशिएटिव्स ले और जल्दी से जल्दी हम TB को खत्म करें। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत। तो इन्होंने कुछ नए गाइडलाइन लॉन्च किए कि कैसे हैंडल करना है अगर कोई RTI जो है डिले कर रहा है फिल करने में, तो उसको कैसे हैंडल करना है। तो उसके लिए कुछ नए रूल्स आए हैं। तो ये जो नए रूल्स लाए हैं, ये नए रूल जो है जो पुराने रूल्स थे उनको हटाया गया है, और जो भी एप्लीकेशन आफ्टर 1 अक्टूबर 2024 से आने वाले हैं वो अंडर दिस न्यू रूल के अंतर्गत ही आएंगे। तो इस न्यू रूल के अंदर क्या क्या कहा गया वो देखते हैं। पहले चीज़ कही गई है कि इस नए रूल को जो है टोटल 3 टायर में बांटा गया है, टायर 1, टायर 2, टायर 3। तो टायर 1 में अगर कोई भी पर्सन है अगर उसको टैक्स क्लेम करना है 1 करोड़ तक, तो वो चेक करने का काम होगा प्रिंसिपल कमीशन ऑफ इनकम टैक्स का। उसके साथ
कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का चेक करने का काम होगा, तो ये जो है ऑथराइज करेगी इसको। टायर 2 की बात करें तो 1 करोड़ से 3 करोड़ तक जो भी क्लेम अमाउंट है अगर वो कर रहा होगा तो उस केस में जो है चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ये पिक्चर में आएंगे। उसके बाद अगर अबव 3 करोड़ है तो उस केस में जो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है वो पिक्चर में आएंगे, ठीक है। तो इसको इजी लैंग्वेज में समझें तो कैसे, जैसे मान लीजिए कि 3 करोड़ से ऊपर हो तो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर आएगा, तो अगर 1 करोड़ से 3 करोड़ तक हो तो प्रिंसिपल हटा देना, सिर्फ चीफ कमिश्नर आएगा। पर 1 करोड़ के ऊपर हो तो चीफ हटा देना, प्रिंसिपल को लगा देना, तो प्रिंसिपल कमिश्नर आएगा, ठीक है। तो ये आपको ऐसे याद रखना है, चीफ हटा दो तो प्रिंसिपल कमिश्नर आएगा। उसके बाद कुछ सिचुएशन ऐसे भी बन सकती है कि जो कि अंडर दिस नहीं आता हो, तो वो हैंडल करने का काम होगा कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर जो बेंगलुरु में है। तो ये एडिशनल अथॉरिटी देकर रखिए जो अंडर दिस रूल के अंतर्गत नहीं आएंगे। ये कौन से रूल्स हैं? वो रूल्स जो लिखे गए हैं 119 सेक्शन 2B के अंतर्गत लिखे गए हैं, ठीक है। और जो भी डिले कर रहे हैं फॉर इन वेरीफाइंग दी RTI V सबमिशन, RTI पता होगा, RTI 1 होता है जो सैलरी परसेंट के लिए होता है, RTI 2 होता है, RTI 3 होता है, तो वैसे RTI 5 होता है। तो RTI 5 के अंदर जो भी चीज़ें आ रही होंगी वो आएगा एडिशनल अथॉरिटी में, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है, इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है क्या है ये सेक्शन 1192, ठीक है। आप इसको याद नहीं रहोगे तब भी चल जाएगा, कोई इतना इशू नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो ये था पूरा पॉइंट जो भी मैं एग्जाम में पॉइंट है जो मुझे समझाना था। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है कि 8 GI टैग दिए गए हैं फॉर आसाम बोडो ट्राइब। आसाम के जो बोडो ट्राइब है उनके लिए 8 GI टैग दिए गए हैं, वो हम देख लेते हैं कौन कौन से। जो भी प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा रॉन्ग भी हो सकता है, ठीक है। जो बोडो पीपल से वो जैसे प्रोनाउंस करते हैं वैसे नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं ट्राई करूँगा कि जैसे लिखा हुआ मैं आपको उतना तो बोल ही पाऊँ। पहला जो लिखा है GI टैग वो दिया गया है जाओ गुरम, जो जाओ गुरन को दिया गया है। तो ये एक तरह का राइस बियर है। राइस बियर कैसा रहता है? ये वाइट कलर का बियर रहता है, ठीक है। और इसके अंदर बोला गया कि इसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ एल्कोहल है, ठीक है। तो ये जो बोडो पीपल्स है उधर ही पाया जाता है, ठीक है। पहले हम समझते हैं कि बोडो कहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ। अपने आसाम पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट साइड पर पड़ता है, और आसाम का अगर मैप देखोगे तो आपको कुछ इस टाइप का दिखने वाला है, ठीक है। तो जो अपर आसाम है ना, जहाँ अपर आसाम के जो लोग रहते हैं तो वो मोस्टली जो है बोडो लोग रहते हैं, ठीक है। तो उनको बोला जाता है बोडो पीपल। तो बोडो ट्राइब्स की ये जो राइस बियर जो बनाती है बोडो ट्राइब्स, तो इसी को जो है GI टैग दिया गया, जो कि सबसे ज़्यादा एल्कोहल कंटेंट है, ठीक है। तो ये सफ़ेद कलर का बियर होता है जो कि चावल से बनता है, जिसके इसको राइस बियर बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है माईबेरी जोई बिदरी। तो ये क्या है? एक तरह का ये हाफ कुक राइस है, ठीक है। तो ये आसाम में मिलता है हाफ कुक राइस। आसाम के भी एक हाफ कुक राइस GI टैग मिला हुआ है, बट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। बट ये भी बोडो ट्राइब का जो है हाफ कुक राइस है, तो आपको इसे ध्यान देनी है। इसका बोडो पीपल का एक गारमेंट है, ट्रेडिशनल गारमेंट, आप ये देख सकते हो। तो ये कुछ गमछा टाइप है, तो ये दिया गया है जिसको जो है GI टैग मिला गया है। तो इसका अगर नाम देखा तो आपको मिलेगा बोडो अनुराय। तो इसका अनुराय नाम है, बोडो अनुराय। तो आप देख सकते हो बाकी भी, जैसे कि बाकी जो ये 5 और GI टैग्स हैं जो कि लेसन पॉइंट में आते हैं, तो आप इसको भी देख सकते हो एक बार, ठीक है। एक बार आप घुमा लेना, अगर याद हो पाए तो बहुत बढ़िया, और नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं। एक याद करने का तरीका भी मैंने निकाला, जैसे कि रिमेंबर ट्रिक जॉयफुल बोडो मेमोरीज न्यू ओकेजनल गैदर न्यू जॉय। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि जॉयफुल से जॉय गोरा है, उसके बाद बोडो से बोडो अरण्योई, ठीक है। फिर मेमोरी से याद रखना है मीरा बाई जोई बिडवी, ठीक है। उसके बाद न्यू से आपको नाफेन याद रखना है, नाफेन जो है फेवरेट फिश डिश है। उसके बाद ओकेजन से आपको ओडला याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ फिश राइस करी पाउडर कुछ ऐसा टाइप रहता है, मुझे नहीं पता क्या रहता है, तो आपको याद चीज़ याद रखनी। फिर गैदर से आप याद रख सकते हो। उसके बाद न्यू से निजी याद रख सकते हो, और जॉय से जुई गुसी आप इसको याद रख सकते हो, ठीक। तो GI टैग वैसे भी मुश्किल होता है एग्जाम में पूछना जाना, ठीक है। टोटल GI टैग पता होना चाहिए कितने GI टैग हैं अभी, वो हम जो आगे अगर और GI टैग आएंगे तो हम उसको एक ही बार में ऐड करके दे देंगे, ठीक है। टोटल कितने GI टैग है अभी के लिए देखें तो 456 GI टैग के आसपास है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट कैंडिडेट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैंडिडेट बता रहा है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक की तरफ से कि इन्होंने 4 थिएटर हब बनाए गए, ठीक है। तो थिएटर हब कहाँ बनाया है? पहले तो ISC बेंगलोर में बनाया है, और इस थिएटर हब को जो बनाया गया वो क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट चले तो नेक्स्ट जो है थिएटर हब बनाया गया है क्वांटम कम्युनिकेशन के लिए, और ये बनाया गया है IIT मद्रास तमिलनाडु में। उसके बाद क्वांटम सेंसिंग एंड मेथोलॉजी के लिए बनाया गया IIT मुंबई महाराष्ट्र में, और क्वांटम मटेरियल एंड डिवाइस बनाया गया है IIT दिल्ली में, ठीक है। तो आपको सारे याद भी रखनी कौन सा IIT बनेंगे। अब हम बात करते हैं ये थीमेटिक हब का मतलब क्या हुआ। थीमेटिक हब का मतलब ये तरह का मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है जहाँ पे डिफरेंट एक्सपर्ट्स साइंस, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस वो आएंगे और क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। और क्वांटम टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा हमारे इंडिया में बढ़ाया जाए उसके लिए ये जो डिफरेंट IITs में
ये थीमेटिक हब खुले गए। अब हम रिमेंबर ट्रिक समझते हैं कैसे इसको याद रख सकते हैं। जैसे IISc बेंगलोर में क्या खोला गया था, क्वांटम कंप्यूटिंग खोला गया, तो आप याद रखना कि बेंगलुरु और क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है। और चेन्नई कम्युनिकेशन याद रखना कि क्वांटम कम्युनिकेशन जो है IIT मद्रास में खोला था, ठीक है। चेन्नई से आपको याद आ जाएगा कि IIT मद्रास। उसके बाद मुंबई से याद रखना सेंसिंग, तो क्वांटम सेंसिंग कहाँ पे है, IIT मुंबई में, तो मुंबई सेंसिंग याद रखना है। और दिल्ली डेवलप्स याद रखना है कि दिल्ली में क्या है, मटेरियल एंड डिवाइस की बात की गई है, तो इससे आपको याद रखना है कि दिल्ली में IIT दिल्ली में मटेरियल और डेवलप्स की बात की है, डिवाइस के लिए बात की है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है, ये आपके लिए भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके डेली जो लाइफ है उसका न्यूज़ है। तो ये लॉन्च किया गया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने पार्टनर करके, जो मेजर टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है। सर्विस प्रोवाइडर कैसे, जैसे कि जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, वोडाफोन आइडिया हो गया, तो ये सबके साथ मिलकर जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उन्होंने पार्टनर किया और लॉन्च किया है 2 टायर्ड सिस्टम, जो कि टैकल करेगा जो भी टेलीकॉम में फ्रॉड्स हो रहे हैं उसको। आपको भी कभी कभी इंटरनेशनल कॉल्स आते होंगे जिसमें 2 से स्टार्ट होता हो या कुछ 3 से स्टार्ट होता हो, तो उसी को रोकने के लिए ये 2 टायर सिस्टम लाया गया। तो इसमें क्या करते हैं, जो भी स्कैमर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि कॉल लाइन आइडेंटिफिकेशन या तो कॉल ID जो रहता है उसको छुपा देते हैं। हमसे नहीं बल्कि गवर्नमेंट से छुपा देते हैं, कि जिसके से जो कॉल ID जैसे कि जिसमें लोकेशन ना पता लग पाए उनका, ठीक है, और उनका नाम जो है वो भी ना पता लग पाए, तो उसी के लिए जो है स्कैमर्स को यूज़ करते हैं। और जो फाइनेंशियल स्कैम कर पाते हैं ये इसी कारण कर पाते हैं, नहीं तो इनको तो कैश करना बहुत ज़्यादा ईजी पड़ जाएगा, उनका लोकेशन पता लग जाएगी कहाँ से उन्होंने फ़ोन किया। तो ये जो कॉल ID है इसको छुपाने के लिए जो है या मैनिपुलेट करने के लिए स्कैमर जो है कुछ टेक्निक यूज़ करते हैं, तो उसी टेक्निक को रोकने के लिए 2 टायर सिस्टम लाया गया। अब 2 टायर सिस्टम के अंदर क्या किया जाएगा, जो भी इंटरनेशनल कॉल है उसको ब्लॉक किया जाएगा, और उसको ब्लॉक करने का 2 फेज़ में किया जाएगा। पहला फेज़ में ये रहेगा कि इनिशियली जो भी ब्लॉक होंगे वो फ़ोन नंबर ऑफ देयर ओन सब्सक्राइबर्स, पहले लेवल में जो भी TCP है उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने अगर पहले कोई चीज़ कॉल को ब्लॉक कर रखा होगा तो वो ऑलरेडी पहले लेवल पे उसको ब्लॉक किया जाएगा। उसके दूसरे लेवल पे जो सेंट्रल लेवल पे कुछ नंबर्स होंगे तो उसको जो है ब्लॉक किया जाएगा, ठीक है। तो ये 2 लेवल पे जो भी फेक कॉल्स होते हैं उसको ब्लॉक करने के लिए DOT ने पार्टनर किए हैं टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के साथ। अब DOT और TSP का तो प्लान तो ये रहेगा कि जो फाइनेंशियल फ्रॉड है अब इससे ब्लॉक हो जाएंगे और ऐसा फ्यूचर में नहीं होगा, ठीक है। बट चोर किसी ने तो किसी तरह से रास्ता निकाल ही लेता है, तो ये भी जो भी स्कैमर है कुछ ना कुछ रास्ता तो निकाल ही लेंगे कॉल करने के लिए, ठीक है। तो ये ब्लॉक किया है, बहुत सही स्टेप है, बट मुझे नहीं लगता कि ये कुछ इतना काम कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलता है नेक्स्ट इनिशिएटिव। तो नेक्स्ट इनिशिएटिव आ रहा है संचार साथी पोर्टल। तो संचार साथी पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है, और ये लॉन्च किया गया कि ये रिपोर्ट एक्सपीरियंस और अलर्ट कर पाएगा अथॉरिटी को जो भी पोटेंशियल फ्रॉड है उसके लिए, ठीक है। अगर इंडिविजुअल है, अगर उनको अगर कोई ऐसा कॉल आता है तो वो रिपोर्ट कर पाएंगे और अलर्ट कर पाएंगे जो भी अथॉरिटी है कि ये जो है फ्रॉड हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो लॉन्च किया गया वो लॉन्च किया गया डिजिटल इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म। डिजिटल इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म एक तरह का इन्फॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म होने वाला है लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल एजेंसी, बैंक, टेलीकॉम ऑपरेटर सबके लिए। अब मान लेते हैं कि कोई लोकल अथॉरिटी है जिसको कॉल आया कि फाइनेंशियल फ्रॉड का कॉल आया, उसको पता लगे कि ये जो है स्कैमर है, तो वो क्या करेगा, वो डाल देगा डिजिटल इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म पर, जिसकी वजह से जो दूसरे जो एजेंसीज है, सेंट्रल एजेंसीज हो गई, बैंक्स हो गई या टेलीकॉम ऑपरेटर्स हो गए, तो उनको भी पता लग जाए। तो यही काम होने वाला है DIP का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अभी महाराष्ट्र विजिट में थे, तो उधर से कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्चेस किए गए वो हम पढ़ते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है यूनिफाइड जीनोम चिप फॉर कैटल। तो इससे नाम से पता लग रहा है कि एक तरह चिप है, ठीक है, जो कि गायों के लिए लॉन्च किया गया है। ये क्या करेगा, ये हेल्प करेगा फार्मर को कि वो डिटेक्ट कर पाएगा कि कौन सी कैटल जो है हाई क्वालिटी कैटल है, ठीक है। पहले समझ पाएगी कौन सी कैटल हाई क्वालिटी कैटल है, जिसकी वजह से उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकता है जो भी पैसा है और ज़्यादा फ़ायदा ले सकता है, ठीक है। तो इसमें 2 वर्जन में लॉन्च किया गया है, एक है गाउ चिप फॉर कैटल और एक है मन चिप फॉर बफेलो। तो ये 2 चिप जो है लॉन्च किया गया। इसको जो है डेवलप करने का काम वो था डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हस्बेंड्री एंड डेयरी का। तो आपको चीज़ ध्यान देनी है कि कौन जो है इस चिप को डेवलप कर रहा है। नेक्स्ट कुछ और इनिशिएटिव पढ़ते हैं जो कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो एक तो निकाला है इंडिजीनियस सेक्स ओरिएंटेड सीगम टेक्निक। तो इसमें क्या होता है कि ये एक तरह की टेक्निक है जिसमें जो काव है उसको उसका जो ऑफस्प्रिंग आने वाला है, जो बच्चा आने वाला है, उसमें देखा जाता है कि वो बच्चा जो है मेल की जगह फीमेल हो, ठीक है। तो वो फीमेल काव हो जिसकी वजह से आगे जो है और ज़्यादा मतलब फीमेल ऐसे बढ़ते रहे, ठीक है। अगर आप गाँव से बिलोंग करते हो तो आप मेरी जो चीज़ है वो समझ पा रहे होंगे कि जो भी काव होता है, तो जो फार्मर्स होता है उनका भी एम यही होता है, अगर काव जो है ऑफस्प्रिंग दे रही हो तो उस केस में वो फीमेल हो, ठीक है, फीमेल काव हो या तो फीमेल कव हो, ठीक है। तो इसका सीधा कारण ये है कि मेल को पालना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको खाना भी बहुत ज़्यादा देना पड़ता है और बाद में वो रिटर्न भी कुछ नहीं देता। तो जिसके से फार्मर्स हो या
जो भी गाँव के जो लोग रहते हैं उनकी थिंकिंग ये रहती है कि अगर ऑफस्प्रिंग हो रही है कोई भी गाय से तो वो फीमेल होनी चाहिए। तो उसी के लिए ये इंडिजिनियसली सेक्स ओरिएंटेड सीरम टेक्नोलॉजी जो है लॉन्च किया गया बाय द गवर्नमेंट। तो ये एक अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी होने वाली है और इसको जो डेवलप किया गया है बाय नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने। तो आपको चीज़ ध्यान देनी है, ठीक है। तो कौन डेवलप कर रहा है वो आपके लिए एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखने की 18 इंस्टॉलमेंट ऑफ PM किसान स्कीम लॉन्च कर दिया गया और ये मार्च में ही लॉन्च किया गया। इससे पहले 17 हुआ था, ठीक है। और 17 और 18 में कुछ डिफरेंस नहीं है। 17 में भी जो है 20,000 करोड़ रुपये देने की बात की गई थी और इस बार 18 में भी जो है 20,000 करोड़ रुपये देने की बात की गई है PM किसान स्कीम के अंदर। अगर किसी बंदे को PM किसान नहीं पता तो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। PM किसान के अंतर्गत टोटल जो है 6,000 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है, साल में। और जो भी किसान है, जो एलिजिबल किसान है उनको दिए जाते हैं और इसको जो है 3 क्वार्टर में दिया जाता है। फर्स्ट क्वार्टर में 2,000 रुपये दिए जाते हैं, मतलब कि 4 महीने में 2,000 रुपये, फिर नेक्स्ट 4 महीने में 2,000 रुपये और फिर नेक्स्ट 4 महीने में 2,000 रुपये। तो ये जो 4 महीने में आपको बोल रहा हूँ तो इसमें जो है डिफरेंट क्वार्टर में डिफरेंट जो है गवर्नमेंट टोटल अमाउंट निकालती रहती है। तो पिछली बार जो है मान लीजिए कि पिछली बार 17 वाला जो हुआ था उसमें 20,000 करोड़ रुपये दिए थे, जिसमें 2,000 रुपये करोड़ सारे फार्मर्स को मिल चुके हैं। अब जो 18 वाला हो रहा है तो इसमें भी जो है 2,000 रुपये दिए जाएंगे हर एक फार्मर्स को और उसके लिए जो है 20,000 करोड़ रुपये जो है गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा हुआ है। इस बार जो बजट होने वाला है, ठीक है। तो अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा जो है PM किसान के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड है वो आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनोग्रेट किया है लाल तिपारा गौशाला, जो कि इंडिया का पहला मॉडर्न गौशाला होने वाला है। अब एक गौशाला जैसे किसी बंदे को नहीं समझ आया तो ये जिसमें गाय को रखा जाता है, ठीक है। तो इसमें ऐसा एक बहुत बड़ा रहता है, बहुत सारे काऊ को रखा जाता है, कुछ 500,000 के आसपास गायों को रखा जाता है। और बोला जा रहा है कि ये जो गौशाला रहने वाले हैं इसमें CNG प्लांट के साथ इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और ये जो है बना है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। तो आपको चीज़ बहुत ध्यान देनी है कि ग्वालियर मध्य प्रदेश में बना है। अब इतना बड़ा गौशाला बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो ये इन्वेस्टमेंट जो है देने का काम करने वाली है वो करेगी ONGC, वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IOCL जो है इसको करने वाली है, जिसके अंतर्गत ये जो 2 हेक्टर लंबा लैंड जो है आपको दिख रहा होगा इसके लिए टोटल 32 करोड़ रुपये देगी और इसके बाद जो है 5 करोड़ रुपये जो ग्वालियर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है ये भी देने का काम करेगी। इस जो भी ये गौशाला बन रहा है इस प्लांट में जो है बोला जा रहा है कुछ 3 टन तक नेचुरल गैस जो है जनरेट किया जाएगा। अभी नेचुरल गैस कहाँ से जनरेट किया जाएगा, जो भी काउ डक होता है वही से जनरेट किया जाएगा। नेक्स्ट इसी के साथ जो है 20 टन हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक जो कंपोज रहता है उसको भी निकाला जाएगा, ठीक है। तो ये प्लान है गवर्नमेंट का, तो आपको चीज़ ध्यान देनी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जिसके सेक्रेटरी अजित कुमार मोहंती जी है, इन्होंने इनॉग्रेट किया है मेजर एटॉमिक एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेटरी। तो आप ये देख सकते हो ये कुछ इस तरह का ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है। तो अगर नहीं समझ आ रहा तो थोड़ा बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा टाइप में है, फिर कुछ ऐसे टाइप में है, ठीक है। ये कुछ ऐसे टाइप पे बना हुआ है, ये वाला जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा ना कुछ ऐसा। तो ये जो है लद्दाख में लॉन्च किया गया है, ठीक है, इस ऑब्जर्वेटरी को। तो अगर हम इस ऑब्जर्वेटरी की बात करें तो ये जो है एशिया का लार्जेस्ट है और वर्ल्ड का हाईएस्ट है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि एशिया का लार्जेस्ट और वर्ल्ड का हाईएस्ट जो है ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है और इसको जो है बिल्ड किया गया है बाय भाभा। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में तो आपको पता ही होगा। तो इन्होंने जो है इसको बिल्ड किया गया है और इन्होंने हेल्प लिया है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का, जो कि एक तरह PSU ही है, ठीक है। तो दोनों PSU है, तो दोनों PSU ने मिलकर ये जो है ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है। अब इस ऑब्जर्वेटरी काम क्या रहने वाला है, ये डिटेक्ट करेगा हाई एनर्जी गामा रेज को और स्टडी करेगा जो भी कॉस्मोस इवेंट है उसको, तो जैसे ब्लैक होल हो गया या सुपर नोवा हो गया, तो ये सब जो है ऑब्जर्व करने का काम रहने वाला है इस ऑब्जर्वेटरी में, ठीक है। तो इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया, लद्दाख में। तो ये आपको एग्जाम में पॉइंट है, आपको ये पॉइंट ध्यान देनी है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड मिलता है। तो नेक्स्ट है जो भी कैबिनेट के अप्रूवल्स हैं वो पढ़ते हैं। तो कैबिनेट ने अप्रूव किया है नेशनल मेंटेन हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। इसका डेवलपमेंट जो है गुजरात में होगा, गुजरात में क्या लोथल में होगा, ठीक है। तो जैसे कि पता लग रहा है कि हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है, तो इसकी जो मिनिस्ट्री होगी वो होगी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे, इसकी मिनिस्ट्री है। तो इन्होंने अपॉइंट किया गया है वो एग्जाम्पल बॉन्ड पॉइंट है इंडियन पोर्ट अथॉरिटी को। तो ये एक तरह का नोडल एजेंसी की तरह काम करेगी जो कि इसको डेवलप करेगी, ठीक है। तो इसको मैनेज करना, डेवलप करने का काम इसी का रहने वाला है। किसका रहने वाला है, इंडिया पोर्ट अथॉरिटी एसोसिएशन का रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है एक और कैबिनेट अप्रूवल जो कि बोला जा रहा है कि जो भी फोर्टिफाइड राइस होता है उसको फ्रीली अवेलेबल किया जाए जो गरीब कल्याण अन्न योजना है उसके थ्रू, ठीक है। तो ये फ्रीली अवेलेबल किया जाए और इसके लिए जो है गवर्नमेंट ने बजट रखी है वो 17,000 करोड़ के आसपास रखी गई है और ये दिया जाएगा जुलाई 2024 से लेकर दिसंबर 2028 तक, मतलब टोटल 4 साल के लिए ये दिया जाएगा और उसी के लिए कुछ 17,000 करोड़ रुपये रखी गई है। तो आपको चीज़ ध्यान देनी है। इसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, इन्होंने अप्रूव कर दिया है 2 हाई लेवल डील फॉर 31 MQ9B हॉल AUV
जो है बनाने की बात की है। तो ये एक तरह की AUV है जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बात की ली थी। तो ये जो है USA डिलीवर कर रहे हैं इंडिया को, और अब इंडिया ने फाइनली अप्रूवल दे दिया है। और अप्रूवल देने वाली कमेटी कौन सी है? कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अप्रूवल दिया है। तो इन्होंने अप्रूवल दिया है और USA से 2 हाई प्रोफाइल ड्रोन जो है इंडिया में आएंगे, ठीक है। तो और USA में कौन सी कंपनी बनाती है ये आपको याद रखना है, जनरल एटॉमिक्स ये जो है बनाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो भी नेशनल न्यूज़ था वो पूरा का पूरा। मैं होप करता हूँ मैंने आपको समझ आया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और ऐसे कंटेंट देखने से सब्सक्राइब चैनल। और अगर आपको माइंड मैपिंग में कंटेंट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अभी लेता रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।